सभी को नमस्कार। आदरणीय एडवोकेट व पूर्व विधायक जी उमेश सिंह जी, मंच पर बैठे सरदार सरुण सिंह जी, डॉक्टर बलजीत बयान जी, राजकुमार जी, वीर सिंह जी व मेरे साथी, मेरे कुलीग डॉक्टर मनोज शिवाच, डॉक्टर अभय सिंह ओदारा जी व सभी संगठनों से, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ है या और जो भी संगठन हैं, उनके पदाधिकारी या नुमाइंदे, सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने इस मौसम में, जो कि आज धुंध का काफ़ी प्रकोप था, यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर मनोज और डॉक्टर अभय सिंह जी का और सोहन सिंह जी का कि मुझे यहाँ आपके बीच में अपने दो शब्द कहने का या सुनने का जो भी मेरे से पहले वक्ताओं ने या आप लोगों से जो मैं सीख सकता हूँ मौका दिया। सबसे पहले मैं एडवोकेट उमेश सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस उम्र में ये सिद्ध कर दिया कि उम्र जो है वो एक सिंपली नंबर ऑफ चलो जो भी क्या है आंकड़ा है, उस पर वो नहीं है, निर्भर नहीं है। इनका जो जज्बा है इस उम्र में, और जिन्होंने इतने लंबे समय तक स्ट्रगल जो चला, जो संघर्ष चला किसानों का, उसका ऊपर एक आपको डॉक्यूमेंट दिया जो कि आने वाली पीढ़ियों को के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। और हमें इनसे सीख मिलती है। ये ऐतिहासिक एजिटेशन था किसानों का, वर्ल्ड में इतना बड़ा एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द्वारा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी द्वारा इतना सफल एजिटेशन और पीसफुल एजिटेशन मेरे ख्याल में नहीं हुआ। एटलीस्ट हमारी जनरेशन ने ऐसा एजिटेशन नहीं देखा। और इन्होंने इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या किसानों की दिक्कतें हैं और क्या खामियां रही इस एजिटेशन में। खामियों का भी वर्णन किया है, जिससे कि आने वाले समय में हम उससे सीख लेकर आगे जो लड़ाई और ज़्यादा लड़नी है, जैसे कि डॉक्टर बलजीत ने बताया कि जो वो सीड एक्ट है वो एक उसका प्रारूप ही है, उसका एक रूप है, एक छोटा टुकड़ा बना दिया। वो 3 एक्ट थे, उनको 3 एक्ट को अलग अलग तरीके से लागू करने का एक तरीका निकाला गया है। और जो मैं समझ पाया हूँ इस एक्ट में सबसे बड़ी खामी यही है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की सेल्फ डिपेंडेंस है इंडिया की, उसको कैसे तहस नहस किया जाए। ये एक इंटरनेशनल साजिश है, कोई यहाँ की गवर्नमेंट की अकेली नहीं है। ये एक इसकी शुरुआत है कि जैसे एक अभी किसान भाई ने बताया कि मैंने बीज इकट्ठा किए अपने उसमें, तो वो चीज़ें को ख़त्म करने के लिए कि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज पे डिपेंडेंट हो जाए, जिसका उदाहरण अभी डॉक्टर बलजीत ने बताया था। बीटी कॉटन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि बीटी कॉटन हमारे यहाँ आने से पहले चाइना में फेल हो चुकी थी।
हमने उससे भी नहीं सीखा, और हमने जो हमारी जीनोटाइप्स थी लोकल, जो उनको ख़त्म कर दिया। ज़्यादातर क्रॉप्स में हमने अपना जो भी जीन्स थे वो शायद सुरक्षित भी कुछ एक चीज़ों के ना हो हम, और आने वाला समय जो है वो टोटली मल्टीनेशनल कंपनीज के हाइब्रिड्स पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे खीरा का एग्जाम्पल दिया डॉक्टर साहब ने, तो एक भाई कुलदीप ने गीत गाया था जिसमें स्कूलों का बंद होने का जिक्र था और किसी ने रजिस्टर नहीं किया। वो एक इसके संदर्भ में मेरे को एक थोड़ी सी मैंने एक वीडियो देखी थी। एक वेस्टर्न कंट्री के प्रोफेसर आते हैं क्लास में और आते ही एक लड़की को निकाल देते हैं क्लास से, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और वहां जो बैठे स्टूडेंट्स थे तो वो अपना जवाब देते हैं उसके ऊपर। तो फिर वो प्रोफेसर कहता है कि आप बता तो रहे हो पर आपने अप्लाई तो नहीं किया। आपने क्यों नहीं अप्लाई किया जब मैंने उस लड़की को बाहर निकाला बिना किसी कारण के? तो क्यों नहीं किया, क्यों रजिस्टर नहीं किया, क्यों क्वेश्चनिंग नहीं की? क्योंकि वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि मेरे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट अफेक्टेड नहीं हूं। तो यही टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में है। हम कहीं कोई भी जाति होती है या कोई किसी गलत काम होता है उसको रजिस्टर करने की हम इसलिए नहीं कोशिश करते कि वो मैं उस टाइम एट द पार्टिकुलर टाइम ऑफ या पॉइंट ऑफ टाइम उससे अफेक्टेड नहीं हूँ, जबकि वो हमारे को अफेक्ट करेगी। जो जिस तरह ये स्कूलों का उदाहरण है, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। शायद है वो कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता कि मैं थोड़ा बजट का भी वो करूँगा विश्लेषण। एग्रीकल्चर सेक्टर हो या कोई भी किसी भी देश की इकोनॉमी है, वो जब तक नहीं डेवलप कर सकती जब तक आप उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उदाहरण है किसी भी देश का, आज अमेरिका जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा इन्वेस्ट किया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही फ्लोरिश होती है कोई भी इकोनॉमी। और हमारे यहाँ क्या पोजीशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में? अगर हम पिछले बजट का एनालिसिस करें तो अभी तक भी हमारे यहाँ 2.34 से 2.5 तक ही पहुंच पाई है इन्वेस्टमेंट टोटल जीडीपी का, एग्रीकल्चर जीडीपी का रिसर्च में। और इसी तरह डॉक्टर भैयान ने भी जिक्र किया था भाई एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट जो है वो हर बजट में डिक्लाइन हो रही है। तो 5% 5 साल पहले थी, तो आज जो 25-26 का बजट है उसमें एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट 2.54% थी। एब्सोल्यूट टर्म में तो दिखा देती है गवर्नमेंट हमने इतना पैसा बढ़ा दिया, रिलेटिव टर्म में क्या है वो। इसी तरह आपका जो एमएसपी है, एडवोकेट उमेश सिंह जी ने भी इस बुक में मेंशन किया है कि स्वामीनाथन जी ने जो गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी थी उसने सजेस्ट किया था कि भाई टोटल कॉस्ट
C2 कोस्ट बोलते हैं उसको, जिसमें रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड जो कि अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है। मान लिया आप खुद न उपजाओ, जोत न करके किसी को किराए पे देते हैं तो उसमें क्या आपको मिलता, वो अपॉर्चुनिटी कोस्ट होती है। वो मिला के और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो ट्रैक्टर पे, मशीनरी पे, ट्यूबवेल पे, उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है आपकी, उसका इंटरेस्ट, वो दोनों पार्ट जो मेजर कोस्ट के पार्ट हैं, लगभग ये लगा लो कि 60% कोस्ट आपकी उसमें से एक्सक्लूड कर दी। सिर्फ 40% कोस्ट पर आपको ये बोल दिया कि हम आपको A2 + 50% प्रॉफिट दे रहे हैं, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का A2 जो वेरिएबल कोस्ट है जो आपकी पॉकेट से लग रही है उस पर, और फैमिली लेबर की कॉस्ट को मिला के और 50% ऐड करके दे दिया। अगर हम पिछले 10 साल का एनालिसिस करें, मेजर क्रॉप हमारी पंजाब हरियाणा की गेहूं और चावल है। गेहूं में जो कोस्ट है A2 कोस्ट, नॉट C2 कोस्ट, वो लगभग 41% बढ़ी है पिछले 2015 से लेकर 2025 तक। और जो MSP है वो लगभग 58% बढ़ा है, सॉरी 67%। तो वीट तो प्रॉफिटेबल क्रॉप लगती है ऑन द बेसिस ऑफ A2। अगर हम C2 को देखें तो वो भी प्रॉफिटेबल नहीं रहती किसान के लिए। जो भयाना जी ने कहा था कि आज का यूथ किसानियत की तरफ या खेती बाड़ी की तरफ क्यों नहीं रुझान कर रहा, उसका मेन रीजन यही है कि खेती नॉन वायबल हो गई है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर हम इसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ें तो पिछले 10 साल में जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 58% बढ़ा है। तो गेहूं में जो मार्जिन थी वो 67% के आसपास थी, वो आपकी घट कर 10% पर आ गई। और पेडी के केस में इवन एट द A2 + 50% कोस्ट पर जो किसान को मिल रहा है वो भी 67% ही बढ़ा है, और जो कॉस्ट है वो भी 67% ही बढ़ी है। तो पेडी प्रॉफिटेबल A2 पर तो है ही नहीं, और C2 पर तो आपकी नेगेटिव जाती है। अगर हम इसको इंडेक्स के साथ लिंक करें तो वो 58% और जोड़ दो उसमें, और लॉस होगा। रही बात डाइवर्सिफिकेशन की, गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप डाइवर्सिफाई करो। पंजाब और हरियाणा का किसान क्यों नहीं डाइवर्सिफाई कर रहा? मेन रीजन क्या है? मार्केटिंग। दूसरा रीजन क्या है कि अभी तक हम देख रहे हैं, वैसे तो क्योंकि हमारी जो वाटर टेबल है वो इतनी डिप्लीट हो चुकी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है हम के डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो 50 फुट पे पानी होता था वो अब 700-800 फुट पे पानी मिलता है आपको। हमने ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया है ग्राउंड वाटर को। तो डाइवर्सिफाई करने का भी मान लिया इन्होंने, रेम्युनेटिव प्राइसेस देने की कोशिश भी की है, MSP डिक्लेयर भी किए हैं ऑयल सीड्स के और पल्सीज के, पर मार्केट तो नहीं है क्योंकि वो अश्योर्ड क्रॉप नहीं है दोनों, पल्सीज भी और ऑयल सीड्स भी। खासकर पल्सीज जो है
उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। तो प्रोक्योरमेंट भी देखें तो गवर्नमेंट जो है 35% पेडी की प्रोक्योरमेंट करती है, 22% जो है गेहूं की प्रोक्योरमेंट करती है, और 18% जो है पल्सीज की प्रोक्योरमेंट करती है। और पल्सीज में भी फिर आपको डिफरेंट बट्स लगाए जाते हैं। और केवल 1.8% जो है वो ऑयल सीड्स की प्रोक्योरमेंट करती है गवर्नमेंट। तो जब तक फार्मर को अश्योर्ड मार्केट नहीं मिलेगी तो डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां दोनों रिस्क हो गए, प्रोडक्शन रिस्क भी है और आपका मार्केट रिस्क भी है। ज्यादातर जगह पर जैसे देखा गया है प्रोक्योरमेंट प्राइस से नीचे ही बिकती है आपकी पल्सीज, ऑयल सीड्स, कॉटन। इवन A2 पर भी जो चीज प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर वो C2 आप काउंट करें तो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। हम अनाउंसमेंट तो करते हैं, आप अगर देखें बजट प्रेजेंटेशन तो स्कीम के नाम तो दे दिए जाते हैं, बजट एलोकेशन उसके अंदर नाम मात्र ही होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में हमारा वेस्टेज है 20% से लेकर 40% तक वेस्टेज है हमारा, पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज। फलों में सब्जियों में 40% 45% तक भी होता है। तो इतना बड़ा वेस्टेज है, वो क्यों है? आप लोग भी देखते हैं, आप तो किसान हैं, मंडियों में देखा हुआ आपने, आपके अनाज काफी देर तक वहीं ढेर पड़े रहते हैं। इवन किसान की जो मार्केटिंग का प्रोसेस या पीरियड है उस दौरान भी खुला में ओपन टू नेचर पड़ा रहता है, और वहां नुकसान भी उठाता है, किसान भी उठाता है और आपका वेस्ट भी जाता है देश का। तो एक कृषि प्रधान देश होते हुए अभी तक हम सेफ स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर पाए। मॉडर्न सिलो जो है जिसमें 10 साल तक अनाज खराब नहीं होता, कितने हैं आपके पास? जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, चाहे वो पीपी मोड में हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। पर है कितनी? कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज कितनी है, कोल्ड चेन्स की फैसिलिटीज कितनी है? आपने मान लिया कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, पेरिशेबल कमोडिटी, कितने का आपको एयर कंडीशन वैन या एयर कंडीशन ट्रेन या एयर कंडीशन ट्रक अवेलेबल है आपके पास? तो इन चीजों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग हमारा क्या है? अभी तक भी हम 6 से 7%, मैक्सिमम है 10% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेस करते हैं। किसान को कई बार तो आपकी सब्जी या फ्रूट जो आपकी तोड़ने की कॉस्ट है वो भी नहीं मिलती मंडी में। वो क्यों है? क्योंकि आपके पास प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं है। अगर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज और कोल्ड चेन हो तो ये मार्केट में जो क्रैश आता है, मार्केट फेल्योर होती है, वो चीज ना हो। किसान को मजबूरन सड़क पर फेंकना ना पड़े अपना प्रोड्यूस, खासकर पेरिशेबल कमोडिटीज।
तो उनके लिए बजट में कम से कम 20 से 25 हज़ार करोड़ का प्रोविज़न होना चाहिए। ये मैंने अभी अपने पॉइंट वहाँ भी किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो उन्होंने प्री बजट एक मीटिंग की थी, वहाँ भी कोशिश की थी मैंने, और हर साल में बजट का एनालिसिस करके अपनी प्रेस में भी देता हूँ। पर वह बात है कि वो एक सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन रह जाता है, उसको एक्चुअल में फॉलो नहीं किया जाता।